As the first batch of 212 Indians were repatriated back home from Israel, where currently a war is on, what happened inside the aircraft? Take a look at these visuals on your screen. Bharat Mata chanting inside the aircraft. Indians chanting Bharat Mata ki Jai in the aircraft. 212 Indians, including families, children, specifically students, return. Union Minister Rajeev Chandrashekar welcomes them at the airport. भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की अभी कोई और तेजी से लाना पड़ेगा भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की अभी कोई और तेजी से लाना पड़ेगा भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की अभी कोई और तेजी से लाना पड़ेगा भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की अभी कोई और तेजी से लाना पड़ेगा भारत माता की। I want to now bring in my colleague Himanshu Mishra. He's at the Indira Gandhi International Airport, where the batch of 212 Indians have returned home. Smiles, relief, and temporarily at least they have found a safe shelter back home. They were welcomed by Rajeev Chandrashekar, the Union Minister. Himanshu, आपको क्या कह रहे हैं ये जो इंडियंस आए हैं वापस? क्या ये स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है? 18 से 20 हजार इंडियंस रहते हैं इजराइल में. ये लोग क्यों वापस है और वहाँ का सिचुएशन क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, जो 212 लोग पहुंचे हैं इनमें ज्यादातर स्टूडेंट हैं और इनके परिवार के लोग ज्यादा इनके लिए परेशान थे। और उसके बाद इनका कहना है कि इसीलिए जब एनरोलमेंट शुरू हुआ, जब एम्बेसी की तरफ से इनसे संपर्क किया गया तो इन्होंने जो फॉर्म एम्बेसी ने दिया वो फिल किया। और उसके बाद जो पहला जत्था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास लैंड हुआ तो वो उसमें बैठे और उनको मौका मिला और वो यहाँ पर पहुंचे। सभी के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। हमने कई सारे जो छात्र थे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट थे और ज्यादातर जिनसे हमने बात की उसमें वो सेंट्रल इजराइल के इलाकों में यूनिवर्सिटीज में या पढ़ रहे थे या रिसर्च कर रहे थे। तो वो सभी कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई कोलकाता, अलग अलग जगहों के रहने वाले थे। जब यहाँ पहुंचे तो उनका ये कहना था कि सायरन की आवाज जो शुरू हुई थी जिस दिन पहला अटैक हुआ था, उसके बाद से आने तक कुछ देर पर रुक रुक कर सायरन की आवाज उन्हें उनके कानों में सुनाई देती थी। और इसका मतलब होता था कि आप जिस भी फ्लोर पर हैं उस फ्लोर के जो शेल्टर होम बना है फौरन उसके अंदर आप पहुंचे और छिप जाएं, शरण लें। और कई छात्रों ने ये भी बोला कि ये नई बात नहीं है वहां पर और हमेशा अंदेशा रहता है। यही वजह है कि शेल्टर जगह जगह बनाए हैं, लेकिन जिस तरीके का अटैक इस बार किया गया ऐसा उन्होंने न तो कभी सोचा था और न देखा था। साथ साथ उन्होंने जो इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से जो पहल की गई और उन्हें वापस लाने में छात्रों की जो मदद की गई वो उसकी भी बहुत सराहना कर रहे थे। उनका कहना था कि बेहद तेजी से और बहुत कोऑपरेटिव जो तमाम एजेंसी के अधिकारी थे वो थे। यहाँ पहुंचे, कई सारे परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद थे। जो छात्र यहाँ पर जब पहुंचे तो वो उनके साथ अपने अपने घर, जो कि ज्यादातर उनमें से हमने कई से बात की तो कोलकाता, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे और 212 जो छात्र थे वो पहुंच गए हैं। अब जो जानकारी है अगली फ्लाइट में भी इसी तरीके से जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। Himanshu, stay on with me because for the benefit of our viewers, what has happened in the past few hours? Operation Ajay has been launched. Ajay means invincible. It also means referring to Lord Krishna, the conqueror of life and death. And this is because precisely from the war zone, Indian aircraft has brought back 212 Indians for now. This is the first batch. This was the batch that had initially itself registered with the Indian embassy in Tel Aviv to be able to return home. Most of them are students. The special aircraft left from Ben Gurion Airport in Tel Aviv that was also attacked recently, remember, carrying about 212 adults and one infant also. Union Minister Rajeev Chandrashekar received the Indian nationals who had arrived, ensuring there was a government representative to welcome them when they return. Embassy has already announced a second flight for Friday. They've sent out email registrations to leave on a first-come, first-served basis.
According to my information, about 18 to 20,000 Indians live in Israel. This is as per the MEA document. There are 7,000 from Tamil Nadu. Under Operation Ajay, India has sent special chartered aircraft to the war-hit country. सबसे वर्स्ट चीज ये थी कि अचानक से 2-2.5 घंटे लगातार एयर रेड सायरन्स बजते रहे हर 5-5 मिनट पे, तो सबकी आंख वहां पे एक सरप्राइज अटैक से खुली। तो ये एक पैनिक सिचुएशन थी। और हाँ, उसके बाद 1 दिन 2 दिन कुछ इस तरीके से सेंट्रल इजराइल में रॉकेट सायरन बजते हैं, लेकिन रॉकेट सायरन के साथ साथ उनका एक सेफ्टी रूम वगैरह, शेल्टर वगैरह होता है, जहां आपको सेंट्रल इजराइल में 1.5 मिनट दिया जाता है उस बंकर और शेल्टर में पहुंचने के लिए। हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि जब भी सायरन बजे तो हर फ्लोर पे शेल्टर रूम्स होते हैं, हर फ्लोर पे और हर बिल्डिंग में भी, तो वहां पे जाना है और एटलीस्ट 10 मिनट तक वहां पे रुकना है सायरन बंद होने के बाद। तो इसके पहले कब से हैं आप इधर? ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मेरे। इसके पहले कभी सायरन की आवाज? नहीं। I've been there from last 10 months now, and with that evacuation, Air India protected us, and now we are protecting our Indians over there, and brought us first evacuation flight today. Situation is very tense, but now it is there. We have to face it. हाइफा में कल रात में एक बार सायरन बजा था, तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे, बट फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था, तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग, और टेक्नियन में भी काफ़ी सुरक्षा फील करा रही थी। बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर 1 दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी वहाँ पर। मैं कहूँगा सराहनीय ये स्टेप है, और हमें बिलीव नहीं था कि इतना जल्दी जो है ये स्टेप हमारी गवर्नमेंट लेगी, और इतना प्रॉम्प्ट रिस्पांस था एम्बेसी का। मैं कहूँगा कि हैट्स ऑफ उनके लिए, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द एम्बेसी, उन्होंने बहुत बहुत हार्ड वर्क किया। दिस इज कम्प्लीटली इन कीपिंग विद आवर प्राइम मिनिस्टर्स विजन, प्राइम मिनिस्टर्स डिटर्मिनेशन दैट आवर गवर्नमेंट, हिज गवर्नमेंट विल नेवर लीव एनी इंडियन बिहाइंड. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. Let's go back to Himanshu. Himanshu, I also saw this visual that Rajeev Chandrashekar, the Union Minister, shared of him thanking the Air India pilots. And I think that was a good gesture, because let's not forget the pilots also heading into a war zone situation like this to ensure that the Indian citizens are brought back. क्या और फ्लाइट्स भी ऑर्गेनाइज होनी है? एक सेकंड फ्लाइट का अभी प्लान हो रहा है, और ये किस तरह से प्रोसीजर रहेगा? क्या अभी उस पर भी कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है कि और अरेंजमेंट्स भी हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए, और अरेंजमेंट हो रही है लगातार। जो इंडियन एम्बेसी है इजराइल में फंसे तकरीबन 18,000 के आसपास जो इंडियंस हैं वो इजराइल में हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वहां पर काम किया जा रहा है, और संपर्क सभी से कोशिश है जो एम्बेसी है कि जो लोग इजराइल में उनसे सभी से संपर्क किया जाए और उनको मैसेज वक्त पे पहुंच जाए। अब जो जानकारी मिल रही है, 2 और फ्लाइट्स जो है वो शेड्यूल की जा रही हैं, जिनके लिए जो इजराइल में जो लोग हैं जो संपर्क कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, और इसमें भी ज्यादातर जो छात्र हैं उनको जगह मिल रही है, और वो फ्लाइट जो है वो शायद सैटरडे यानी कल सुबह आने की उम्मीद है। लेकिन अभी ये सारी चीजें प्रोसेस में हैं, देखना होगा कि ये फ्लाइट्स कब चलती हैं और कब यहाँ पर पहुँचती हैं। लेकिन बेहद जल्द जिस तरीके की कोशिशें लगातार जारी हैं, बेहद जल्द जो है वो अगली फ्लाइट्स इंडिया पहुँच सकती है, क्योंकि जो एम्बेसी है इजराइल में वो लगातार काम कर रही है, लगातार जो इंडियंस हैं उनसे संपर्क में है, और जो लोग जाना चाहते हैं खास तौर से उन लोगों को फौरन प्रायोरिटी दी जा रही है। तो उम्मीद यही है कि जल्द ही यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमें और भी चेहरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने देखे जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनके चेहरे पर राहत एकदम साफ तौर पर नजर आ रही थी, एक खुशी दिख रही थी। उनका कहना था कि टेंस सिचुएशन वहां पर बन रही थी, और धीरे धीरे जैसे वक्त बीत रहा था एक घबराहट उनके मन में थी, और कई सारे ऐसे भी थे। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि क्या वापस जाना चाहेंगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और वो जल्द उम्मीद करते हैं कि
सिचुएशन इजराइल में नॉर्मल हो और वो अपनी पढ़ाई वहां जाकर पूरी कर सके। Himanshu, keep tracking the latest. Himanshu is at the airport early this morning to welcome the Indian stranded citizens, those who have chosen to come, among the 18 to 20,000, and more are likely to return if the situation does not improve. Thank you so much for now, Himanshu Mishra. Remember, this is an ongoing war. Even in Gaza, where Israel is now indulging in retaliatory airstrikes, there is bombing that's happening. But remember, one mind-numbing visual that has surfaced. Look closely on your screen, and of course, we have decided to blur it. Little babies who were shot dead point-blank range in the crib. Babies as young as wearing a diaper, which means toddlers and infants. These are heart-wrenching images released by Israel. The IDF has published footage showing these are images that have come in of decapitated, shot from close range, and much worse done to these children. IDF, meanwhile, has also published another footage that is showing elite troops that are retaking the Gaza border post from Hamas on Saturday. The soldiers rescued around 250 hostages also alive. We are being told that there were about 60 plus Hamas extremists that were neutralized, and 26 were apprehended in this. And we are running that visual shortly on your screens right now about the rescue mission that had been done. Hamas extremists, remember, are holding Israeli soldiers and civilians hostage. It's the 7th week. Imagine those in captivity, elderly women, young women, children. Hamas has threatened to execute a captive for each home in Gaza hit without warning. Israel's military has said on Thursday that 247 soldiers have been killed since the start of the war, increased from 222 earlier. First, let me say this with regard to 9/11. If you look at this in proportion to the size of Israel's population, this is the equivalent of 10 9/11s. That's how big and how devastating this attack has been. In a litany of brutality and inhumanity that, yes, brings to mind the worst of ISIS. Babies slaughtered, bodies desecrated, young people burned alive, women raped. The President's been very clear. I've been very clear. We stand with Israel. We stand with Israel in its determination to defend its people, defend its country. We stand with Israel in its determination to do everything possible to ensure that what happened on Saturday never happens again. And in that determination, we are, of course, as you know, providing assistance as requested by Israel for its efforts. That will continue, and we're working closely with Congress to make sure that Israel has what it needs to do what it must. Fighting has intensified close to the Gaza Strip. Right behind me, you can hear not just the bombs, and you can see plumes of smoke rising above the skyline. You can also hear the machine gun fire. You can also hear the staccato of small arms fire, one after the other. This is an indication that the fighting is now getting really close to the Gaza Strip. Just a short while back, we saw several convoys move in quick succession closer to the Gaza Strip. Of course, the artillery, the armor, the mechanized infantry, they've already moved in this direction, all along the Gaza Strip. All indications that the Israeli army, after pounding Hamas bases close to Gaza, is now preparing for a ground assault. It's not if, but when will that ground assault actually take place in real terms, in large numbers. The Israeli army says this has been the fastest and the largest mobilization of troops. 3 lakh troops have been mounted on both sides of the border. And watch these images right behind me as more vehicles, more Humvees now head towards the border. Armed to the teeth, these soldiers are heading towards the border, one after the other. This is the latest situation on ground on the road that leads to Gaza.